वेलकम विद्यार्थियों। इससे पूर्व के वीडियो में हमने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के बारे में जाना, किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आई, ऋग्वेद में उसका क्या स्वरूप था और उत्तर वैदिक काल में वो किस प्रकार परिवर्तित हो गई। वर्ण व्यवस्था और उससे उत्पन्न जाति व्यवस्था के बहुत से गुणदोष भारतीय इतिहास में, समाज में देखने को मिलते हैं। जाति धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई और जो चार वर्णों में जो समाज विभक्त था वो फिर उन्हीं वर्णों से रिलेटेड सैकड़ों जातियों में विभक्त हो गया, बट गया। जाति व्यवस्था के और वर्ण व्यवस्था के बहुत सारे फायदे भी थे तो उसके बहुत सारे नुकसान भी थे, गुण और दोष दोनों थे। यदि आप गुणों की दृष्टि से देखें तो समाज में एक रूपता की भावना लाने के लिए जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। आप देखिए कि जाति व्यवस्था का आधार विवाह है और विवाह संबंध अक्सर जातियों में होने लगे और इसका कारण था कि सब जिन जातियों में आपस में विवाह संबंध हो रहे हैं उनका सबका सोशल बैकग्राउंड एक सा है, उनकी सामाजिक स्थिति एक सी है, उनके आजीविका के साधन भी कॉमन है और लड़के और लड़कियों में जिनका विवाह होता है उनके संस्कार भी कॉमन है। जैसे काश्तकार वर्ग है तो उससे जुड़ी हुई जातियां हैं, उनके उनमें ही संबंध होने लगे, विवाह संबंध। तो इस तरह से ये इसमें एक समानता की भावना आई कि जो जातियां थी उनमें एक कॉमन, बहुत सी बातें कॉमन थी जो उनको एक रखती थी। इसके अलावा जाति व्यवस्था ने भारतीय संस्कृति को बचाए रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जब समाज पर जब दबाव आया कि विदेशी शक्तियों का, इस्लाम के आक्रमण भारत पर हुए तो हमारी जाति व्यवस्था ने उसको बड़ी सुंदर तरीके से झेल लिया, क्योंकि धर्म से भले हानि हुई हो, कि धर्म को चोट भी पहुंची हो, लेकिन जो विदेशी आक्रमण है वो भारतीय समाज को ज्यादा परिवर्तित नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर जाति व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में भी जाति व्यवस्था महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आप देखें कि वर्ण में जो कर्म आधारित वर्ण बने थे वो बाद में जातियों में कन्वर्ट हो गए और जिन जातियों के भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य आर्थिक दृष्टि से उनके लिए निश्चित कर दिए गए और वो उनमें प्रवीण भी हो गए। जैसे आप उदाहरण के लिए देखें तो जो सुथार है वो काष्ठ कार्य है, जो लकड़ी का कार्य है उसमें प्रवीण हो गए, जो लोहार है वो लोहे के कार्य में प्रवीण हो गए। तो अलग अलग लोग अपने अपने आर्टिसन में, अपनी अपनी कलाओं में वो निपुण हो गए। जैसे कुम्हार है तो मिट्टी का कार्य सब वही करने लगे और उसमें उनको परफेक्शन था, हर कोई उनका वो काम दूसरा कर नहीं पाता था। तो आर्थिक दृष्टि से भी ये जाति व्यवस्था महत्वपूर्ण हो गई। तो और भी इसके अलावा बहुत कुछ जाति व्यवस्था के फायदे भी थे, लेकिन दूसरी तरफ जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को बहुत नुकसान भी पहुंचाया। कैसे? जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था से एक समाज में विखंडन शुरू हो गया। समाज एक समग्र इकाई के रूप में नहीं देखा गया, अलग अलग इकाइयों में वो बट गया। जैसे आप देखें कि यदि कोई राजपूत है तो वो राजपूत समाज तक सीमित हो गया, यदि कोई जाट है तो वो जाट समाज तक सीमित हो गया, उनका दृष्टिकोण वहीं तक रहा। तो समाज में यदि जाति व्यवस्था ना हो तो समाज एक संपूर्ण इकाई के रूप में रहता है।
लेकिन जाति व्यवस्था ने इसमें संकीर्णता पैदा की। और जब ये जन्म बंधन से बंद की जाति व्यवस्थाएं, तो इसमें और अधिक संकीर्णता बढ़ती चली गई और इसमें कठोरता भी आ गई। शुरू में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में कठोरता नहीं थी। जैसे मैंने बताया आपको कि कोई जिस वर्ण का कार्य कर लेता था वो उसी वर्ण में सम्मिलित हो जाता था, लेकिन बाद में इसमें इतनी कठोरता आ गई कि चाहे आप कुछ भी करें, यदि आप कितना भी अच्छा कार्य करें, यदि आप उस जाति से बंधे हुए तो उससे बाहर आप निकल नहीं पाएंगे। और इस तरह से मध्यकाल में और प्राचीन काल में समाज बहिष्कृत करना और जाति से बाहर करने की एक प्रथा भी चलती थी। जब किसी ने ग्रुप बना के किसी भी समूह को या व्यक्तियों को समाज से, जाति से बाहर कर दिया, तो उनकी एक अलग जातियां बन गई, उनको बहिष्कृत किया, उनके विवाह संबंध रोक दिए गए, तो उन्होंने अपने अलग समूह बना लिए। तो इस तरह से और ज्यादा इसमें विखंडन हुआ। और एक और बात यह है कि जाति व्यवस्था ने राष्ट्रीय एकता को भी बहुत प्रभावित किया कि जब आपकी सोच संकीर्ण है, आप समाज, वर्ण, अपनी जाति तक ही आपकी सोच है, आप उससे आगे नहीं सोच पा रहे, तो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र तो बहुत बाद में आता है, सबसे अंतिम सोच आपकी राष्ट्र के प्रति होती है। तो पहले राष्ट्र और फिर दूसरी वर्ण या जाति, उसके बारे में वो सोच डेवलप ही नहीं हुई। तो विखंडन में, राष्ट्रीय एकता में भी जाति व्यवस्था बाधक रही। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा दोष जो देखने में आया वो छुआछूत का था, जो निम्न वर्ग के साथ ये बहुत व्यापक स्तर पर हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, आपने देखा होगा, आजादी के आंदोलन के दौरान इसका बड़ा विरोध किया और उन्होंने स्वतंत्र भारत में दलितों की स्थिति पर अपने विचार रखे कि आप स्वतंत्र हो जाएंगे, उसके बाद भी दलित स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी स्थिति समाज ने इस कदर निम्न स्तर की कर दी है कि उनकी उन्नति के मार्ग सब बंद है और वो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, दबाया गया है। और छुआछूत भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ऊंच नीच की भावनाएं जाति व्यवस्था से जुड़ गई। इसकी तो ये जाति है, ये ऊंचा है, इसकी ऊंची जाति है, इसकी ये कार्य करता है, इसकी ये जाति है, ये नीची जाति है, नीच कर्म करता है। ये हमारी सोच को परिभाषित करने लग गया। ये खुद हमारे विचारों में ये उलट विचार, जो गंदे विचार है, वो घर कर गए, हमारी सोच परिवर्तित हो गई। तो समाज इससे बड़ा विखंडित हुआ। और जो है इसके अलावा भी और भी बहुत से क्षेत्रों में जाति व्यवस्था ने नुकसान किया। जैसे आधुनिक भारत की दृष्टि से भी आप देखें तो जो डेमोक्रेसी है वो, उसमें भी जाति व्यवस्था ने जहर घोल रखा है कि आज भी जो है राजनीतिक दल टिकट जाति के आधार पर देते हैं कि अमुक लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में इतनी जाति के वोटर हैं तो उस जाति के कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जाए। तो इससे जातियां और अधिक लाभमंद होती है, वो यूनाइट हो जाती है। और उस जाति के जो लोग नहीं है वो राजनीतिक भेदभाव के शिकार होते हैं। जिस जाति का वर्चस्व है, जिसकी संख्या ज्यादा है, जिसके पास बल है, वो अधिक पावरफुल हो गया, तो वो दूसरों को उसने दबाना शुरू कर दिया। तो ये समाज में अन्याय की जो स्थिति है वो जाति व्यवस्था से बनती है। इसके अलावा जाति व्यवस्था, वैसे देखा जाए मेरे मौलिक विचार से, मेरे स्वयं के विचार यदि जानना चाहें तो जाति व्यवस्था मानवता के विरुद्ध है, क्योंकि मानव में भेद करती है। धार्मिक भेदभाव तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक भेदभाव उससे भी कहीं अधिक बड़ा है। तो जाति व्यवस्था के दोनों प्रकार के गुण और दोष हमारे को देखने को मिलते हैं। यदि आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के गुण दोष आपको और डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे। थैंक यू।